गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आज मैं आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। प्राथमिक चिकित्सा का तात्पर्य होता है उस उपचार से या उस चिकित्सा से जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस दुर्घटना में डॉक्टर के आने से पहले या उस पेशेंट को, उस व्यक्ति को जिसकी दुर्घटना हुई है, उसको डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो उसको उपचार दिया जाता है उस उपचार को कहा जाता है प्राथमिक चिकित्सा। देखिए, ये जो प्राथमिक चिकित्सा है ये किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा दी जाती है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई डॉक्टर साथ में होगा। जो भी व्यक्ति उसके साथ में है वह व्यक्ति जिस व्यक्ति की चोट लगी है, जिस व्यक्ति के साथ दुर्घटना हुई है, उसका उपचार कर सकता है। ऐसा इतना उपचार कर सकता है कि वह डॉक्टर के पास तक चला जाए, उसकी कंडीशन खराब ना हो। चोट लगना एक सामान्य घटना है, जैसे कि खेलते हुए, काम करते हुए, सड़क पर चलते हुए या अन्य किसी प्रकार से कोई दुर्घटना हो जाती है। कभी कभी मोच आना, हड्डी खिसकना या तो हड्डी का टूट जाना, खून बहना, जहरीले जीव जंतुओं का काटना, ये अनेकों दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इससे लोगों को अनेक कष्ट भी होता है और परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसी अवस्था में यदि डॉक्टरों की सहायता तुरंत ना मिल सके तो क्या होता है, रोगी की जान भी जा सकती है, रोगी मर भी सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान किसी भी व्यक्ति को होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, उसको कम से कम प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान तो होना चाहिए, जिससे कि किसी व्यक्ति के जीवन की रक्षा की जा सके। प्राथमिक चिकित्सा विद्या प्रयोगात्मक चिकित्सा के मूल सिद्धांतों पर निर्भर है। इसका ज्ञान शिक्षित पुरुषों को इस योग्य बनाता है कि वे आकस्मिक दुर्घटना या बीमारी के अवसर पर चिकित्सक के आने तक या रोगी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने तक उसके जीवन को बचाने, रोग निवृत्ति में सहायक होने या घाव की दशा और अधिक निकृष्ट होने से रोकने में सहायता कर सकें। तो ये होती है प्राथमिक चिकित्सा। अब बात आती है कि प्राथमिक चिकित्सा किन किन परिस्थितियों में उपयोगी है, ऐसी कौन कौन सी स्थितियां होती हैं जिनमें प्राथमिक चिकित्सा की जा सकती है। जैसे ऊंचाई पर जाने से समस्या हो जाती है, हड्डी टूट जाती है, जलना, कोई व्यक्ति जल जाता है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, श्वसन मार्ग में किसी प्रकार का अवरोध आ जाता है, पानी में डूब जाता है कोई व्यक्ति, हीट स्ट्रोक, डायबिटीज़ का रोगी का बेहोश हो जाना, हड्डी के जोड़ों का विस्थापन, विष का प्रभाव यानी कि सांप ने अगर किसी को काट लिया है, दांत दर्द, घाव है, कोई चोट लगी है। तो ऐसी कंडीशंस में, ऐसी स्थितियों में प्राथमिक चिकित्सा उपयोगी होती है। आगे हम बात करते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा मुख्य रूप से किन उद्देश्यों के लिए दी जाती है। तो सबसे पहला है कि प्राथमिक चिकित्सा का पहला कार्य है रोगी के रोग और उसके दर्द को रोकना। यदि संभव हो सके तो उसके दर्द और तकलीफ को कम करने का प्रयास करना, ये उसका उद्देश्य है। दूसरा है, यदि किसी के खून बह रहा है, किसी को कट गया है, किसी के कुछ ब्लेड या किसी चीज़ से कट गया है, जहरीले जीव ने काट लिया है उसको, या कोई अन्य प्रकार की आकस्मिक घटनाएं उस रोगी को हो जाती हैं, तो तुरंत ध्यान उस पर देना चाहिए। नेक्स्ट आता है, आकस्मिक घटनाओं में छोटी और सामान्य चोट आदि को छोड़कर डॉक्टर की सलाह और इलाज अवश्य लेना चाहिए। देखिए, छोटी मोटी जो चोट हैं, जो दुर्घटनाएं हो जाती, जैसे कोई गिर जाता है तो उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाए, हड्डी उसकी टूट जाए, या ब्लेड से हम कुछ काम कर रहे हैं, चाकू से हम कुछ काट रहे हैं तो उससे हमारा हाथ कट जाए, इन सब जो सामान्य होने वाली नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉर्मल चोट जो लग जाती है उसको छोड़ दें। तो हमें कोई भी अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह भी अवश्य लेनी चाहिए और डॉक्टर के आने तक रोगी की देखभाल भी करनी चाहिए। यदि समझ में ना आए तो रोगी को छूना नहीं चाहिए, इससे उसकी तकलीफ बढ़ सकती है।
आगे हम बात करते हैं प्राथमिक सहायता बॉक्स यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स की। जब हम प्राथमिक सहायता कर रहे हैं, फर्स्ट एड कर रहे हैं, तो उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स का होना भी आवश्यक है। प्राथमिक सहायता बॉक्स स्काउट गाइड के प्रत्येक दल के पास होनी चाहिए। दल और टोली के अलावा कुछ दवाएं और सामान प्रत्येक स्काउट और गाइड के पास अपना व्यक्तिगत भी होना चाहिए, जैसे कि सामान्य दवाएं होनी चाहिए, सर दर्द की, पेट दर्द की, ये सामान्य दवाएं होती हैं, गैस की दवा और पट्टी, हैंडी प्लास्ट, कैंची, ब्लेड, ये कुछ सामान्य ऐसी चीज़ें होनी चाहिए सभी के पास, चाहे स्काउट हो या गाइड हो या कोई भी अन्य व्यक्ति हो, उसके पास भी ये सामान होना चाहिए। अब आगे आता है कि फर्स्ट एड बॉक्स में किन किन सामग्रियों का होना आवश्यक होता है। तो फर्स्ट एड बॉक्स में जो सामग्री आवश्यक होती हैं उनमें है पहला डिटॉल, बैंडेड कम से कम 1 दर्जन होने चाहिए, पोटेशियम परमैंगनेट, खाने का सोडा, सोफ्रामाइसिन, आयोडेक्स, स्प्रिट, पुदीन हरा, बोरिक एसिड, विक्स, मरकरी क्रीम, खाने का सोडा, ग्लिसरीन, चिपकना प्लास्टर, पट्टी, मोच आदि के स्प्रे, जिससे कि स्प्रे कर देते हैं तो दर्द कम हो जाता है, कैंची, चिमटी, खपच्चियाँ, क्रैम्प बैंडेज, ब्लेड, मूव, थर्मामीटर, ब्रूफेन टैबलेट, एसिलॉक टैबलेट, पैरासीटामोल, इलेक्ट्रॉल और आयोडीन। तो ये आवश्यक सामग्रियाँ फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। अभी हम बात करते हैं कुछ ऐसी घटनाओं की जो सामान्य रूप से हो जाती हैं, जैसे कि कट जाना। अगर कोई किसी वस्तु से, धारदार हथियार से या धारदार जो वस्तु हैं, ब्लेड हैं, चाकू है, इससे यदि किसी व्यक्ति का हाथ या उसके कोई अंग कट जाता है, छोटी मोटी इसको खरोंच आ जाती है, तो उसकी त्वचा कट जाती है, तो उस पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। तो प्राथमिक उपचार के लिए सबसे पहले रोगी को जो घाव लगा है उस घाव की सफाई की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। जिस वस्तु को हम घाव को छूते हैं, जिस वस्तु से हम घाव को छूते हैं, वह बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। हमारे नाखून और हाथ पूरी तरह से साफ़ होने चाहिए। घाव पर लोशन, डिटॉल युक्त पानी या अच्छी तरह उबालकर ठंडा किया हुआ पानी का प्रयोग करना चाहिए। घाव को साफ पानी से अंदर से बाहर की ओर धोना चाहिए और घाव के उपचार के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए जो मैं बता रही हूँ आपको। खून के बहने को बंद करना, जो खून बह रहा है उसको बंद करना, घाव को साफ करना, घाव को जहरीला होने से रोकना, घायल अंग को आवश्यकतानुसार सहारा देना और सदमा होने पर उपचार करना। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि अगर किसी के घाव लग जाता है तो हमें उपचार करते समय इन बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब आता है जलना या झुलसना। यदि कोई व्यक्ति जल जाता है या झुलस जाता है किसी गर्म वस्तु से, आग से, तेजाब से या गर्म लोहे आदि से, शरीर का कोई भाग संपर्क में होता है तो वह जल जाता है या झुलस जाता है। ऐसी अवस्था में हम कहते हैं कि वह व्यक्ति जल गया है या झुलस गया है। किसी गर्म पदार्थ के शरीर पर गिरने की अवस्था में शरीर झुलस जाता है, शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं, छाले जिसको बोलते हैं, छाले पड़ जाते हैं और शरीर में काफ़ी दर्द भी होता है। और उसके लिए रोगी को क्या उपचार करने चाहिए। तो सबसे पहले रोगी को जो सदमा है उसको लगा है उसका उपचार करना चाहिए। यदि रोगी ने कपड़ा पहन रखा है तो उसका जले भाग का कपड़ा सावधानीपूर्वक उतारें और यदि कपड़ा चिपक गया है तो उसे सावधानीपूर्वक छुड़ाना चाहिए। इसमें कैंची का प्रयोग कर लेना चाहिए। जितना भाग काटा जा सकता है उसे काटकर सावधानीपूर्वक अलग कर दें और शेष भाग को लगा रहने देना चाहिए। शरीर का भाग जो जला है उसे हवा से बचाना चाहिए। छालों को फोड़ना नहीं चाहिए। शरीर के जले भाग को ठंडे पानी में भिगोकर रखना चाहिए और ठंडे पानी में तब तक भिगोकर रखें जब तक कि उसकी जलन कम ना हो जाए। और क्योंकि जब हम उसे पानी में भिगोकर रखते हैं तो पानी भी गर्म हो जाता है, इसलिए पानी को भी बदलते रहें। जले भाग पर टैनिक एसिड लगाकर हल्की पट्टी भी बांध सकते हैं।
अंडे की सफ़ेदी जलने का अचूक इलाज है। या कच्चा आलू, उसको पीसकर भी आराम मिलता है और जले भाग पर स्प्रे करना चाहिए। तो ये उपचार हो गया जलना या झुलसने का। आगे हम बात करते हैं मोच आना। मोच, जैसे हम किसी स्थान पर चल रहे हैं, जो हमारे शरीर की हड्डियां हैं वो अपने स्थान पर प्रकृति ने उन्हें जोड़ रखा है। यदि वह अपने स्थान से इधर या उधर हो जाती हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं मोच आना। कोई अंग हमारा अचानक से मुड़ जाता है या घूम जाता है तो जोड़ के जो तंतु होते हैं वो टूट जाते हैं और इसी को कहते हैं मोच आना। इससे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मोच आ जाने पर जोड़ और उसके पास की मांसपेशियों में बड़ी पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है उसमें। जोड़ पर सूजन आ जाती है और नीला भी, वो जिस भाग पर मोच आई है वह भाग नीला भी पड़ जाता है। उसके उपचार के लिए मोच आए स्थान पर गर्म तथा ठंडे पानी की पट्टियां बारी बारी से 5-5 मिनट रखें, इससे आराम मिलेगा। इसके बाद हैजा। हैजा क्या होता है? एक संक्रामक रोग है जो जल्दी ही फैलता है। गर्मी और बरसात के मौसम में ये अधिक फैलता है। जहाँ लोग अधिक एकत्रित होते हैं उन जगहों पर इस रोग के फैलने की आशंका अधिक होती है। इस रोग के कारण प्रतिवर्ष हजारों व्यक्ति मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। रोग को फैलने का क्या कारण है? हैजा रोग की उत्पत्ति का मुख्य कारण एक जीवाणु है जिसको विब्रियो कॉलेरी कहा जाता है। यह रोगाणु अति सूक्ष्म होता है और इसका आकार जैसे अर्धविराम होता है, कॉमा, जैसे कॉमा होता है ना, उसके समान होता है। ये बैक्टीरिया पानी में अधिक पनपते हैं और अधिक गर्मी और ठंड में जीवित नहीं रह पाते हैं। ये जो बैक्टीरिया हैं ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक मक्खियों के द्वारा पहुंचते हैं। रोगी व्यक्ति, जिस व्यक्ति को ये रोग हो जाता है, उसके मल पर यदि मक्खी बैठ जाती है तो रोग के असंख्य बैक्टीरिया उनकी टांगों और पैरों पर चिपक जाते हैं और जैसे ही उसके बाद जब वो मक्खी उड़कर हमारे भोजन या हमारे खाने के सामग्री पर बैठती है, पदार्थों पर बैठती है, तो वहाँ बैक्टीरिया छोड़ देती है, जिससे कि जिसे ग्रहण करने से, जिसे खाने से उस रोग का संक्रमण हो जाता है। इस रोग का जो संक्रमण है वह बहुत जल्दी विकराल रूप, भयंकर रूप धारण कर सकता है और कभी कभी रोग के लक्षण प्रकट होने में 2-3 दिन का समय भी लग जाता है। इसके लक्षण कैसे मालूम चलते हैं? हैजे का प्रभाव होते ही व्यक्ति वमन या दस्त करने लगता है, उल्टियाँ करने लगता है, दस्त करने लगता है। हैजे के रोगी का दस्त चावल के मान जैसा, यानी कि सफ़ेद और पतला, जैसे पानी हो जाता है वैसा हो जाता है। इससे शरीर शीघ्र ही यानी कि जो रोगी है उसको बहुत जल्दी वीकनेस हो जाती है और शरीर में ऐंठन भी हो जाती है। आँखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाते हैं, शरीर में पानी की कमी हो जाती है और यदि उचित उपचार न दिया जाए तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। उपचार क्या है इसका? सबसे पहले तो जब हैजा होता है तो हैजे के रोगी को प्याज का अर्क और अमृत धारा जैसी दवाएं दी जा सकती हैं। रोगी को पर्याप्त आराम मिलना चाहिए और उसके शरीर में जल की, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। भोजन यानी कि खाना बिल्कुल नहीं देना चाहिए। थोड़ा आराम हो जाने पर संतरे का रस या जौ का पानी या गाय का दूध मिलाकर दिया जा सकता है। हैजे से बचने के उपाय हमें कर लेने चाहिए। कुछ उपाय मैं बता रही हूँ, वो उपाय किए जा सकते हैं। हैजे के टीके नियमित रूप से अवश्य लगवाने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस रोग से पीड़ित हो जाए तो उसे शीघ्र ही सबसे अलग रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। हैजा फैलते ही नदी, तालाब और कुएं के पानी को उबालकर या छानकर, जो पानी हम पी रहे हैं उसको उबालकर या छानकर पीना चाहिए। हैजे से बचने के लिए मक्खियों से बचना चाहिए और मक्खियों को ख़त्म करने के
उपाय करने चाहिए। रोगी के मलमूत्र, थूक आदि को मिट्टी के बर्तन में डालकर जमीन में गाड़ देना चाहिए। रोगी के फैलने के दिनों में बाजार में उपलब्ध कटे हुए फल, बिना ढकी मिठाइयाँ, इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूध और पानी को उबालकर ही पीना चाहिए। तो ये हैजे से बचने के उपाय हैं। इसके बाद आता है अतिसार, जिसको बोलते हैं डायरिया। भोजन और जल के माध्यम से फैलने वाला एक संक्रामक रोग है। यह रोग भी पाचन तंत्र से ही संबंधित है और इसका प्रकोप भी वर्षा ऋतु में अधिक होता है और यह बच्चों में अधिक पाया जाता है। अतिसार किन कारणों से फैलता है? इस रोग का प्रमुख कारण एक जीवाणु होता है। दूषित जल के सेवन से यह रोग हो सकता है। इस रोग के संक्रमण में मक्खियों की विशेष भूमिका होती है। निरंतर अपच रहने से भी अतिसार का रोग हो सकता है। समय असमय भोजन यानी कि टाइम बे टाइम जो हम खाना खा लेते हैं, बच्चे जो खाना खा लेते हैं, उससे भी यह रोग हो सकता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? जो रोगी है, रोग के शिकार हुए व्यक्ति को निरंतर दस्त होते हैं और एक दिन में उसकी संख्या 20 से 25 हो सकती है। अतिसार में होने वाले दस्त अधिकतर पतले और हरे रंग के होते हैं। दस्त न रुकने की स्थिति में रोगी के शरीर में जल की कमी भी हो सकती है। कुछ रोगियों को संक्रमण और दुर्बलता के कारण हल्का बुखार भी हो सकता है। इसके लिए उपाय क्या करने चाहिए? क्या उपचार करना चाहिए? पानी को उबालकर पीना चाहिए। बच्चों को गाय भैंस का दूध सेवन का जो दूध है उसको हमेशा उबाल कर देना चाहिए। बर्तनों की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चों की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और रोग हो जाने की स्थिति में गरिष्ठ भोजन यानी कि बहुत भारी जो हैवी भोजन होता है, जो मसाले वाला भोजन होता है, वो नहीं देना चाहिए। हल्का फुल्का जो भोजन आराम से पच जाए वैसा भोजन देना चाहिए। थैंक यू।